हेलो एवरीवन। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम करेंगे 1 मई 2020 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। 1 मई यानी कि नया महीना, नए महीने में आगाज़ करते हैं एक नई उम्मीद और एक नई आशा की किरण के साथ। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न का। आज का हमारा पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में फैले कोरोना वायरस की जाँच करने के लिए कुल कितनी टीमों का गठन किया गया है? ये टीमों की संख्या कुल 11 है। 6 टीम पहले बनाई गई थी जिनकी चर्चा पुराने वीडियो में की गई है। अभी फिर से उस चर्चा को मैं रिपीट कर दूंगा, उस डिस्कशन को। और 5 टीम अभी नई बनाई गई है, तो 6 पहले की और 5 अभी की, यानी कि टोटल 11 टीमें केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा बनाई जा चुकी है। जो 6 टीम पहले बनी थी उनमें एक वेस्ट बंगाल के लिए थी, 2 महाराष्ट्र के लिए थी, एक मध्य प्रदेश के लिए थी और एक राजस्थान के लिए थी। जो अभी 5 टीम नई बनी है इसमें 2 गुजरात के लिए है, एक तेलंगाना के लिए है, एक तमिलनाडु के लिए है और एक महाराष्ट्र के लिए है। यानी कि अब तक कुल 3 टीमें महाराष्ट्र में भेजी जा चुकी हैं। इन टीमों में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी और स्वास्थ्य से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हैं। इस टीम का क्या काम है? लॉकडाउन उपायों के अनुपालन मुद्दे पर काम करेगी ये टीम। यानी कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, सामाजिक समरसता, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचों की तैयारी, स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा, श्रम और गरीब लोगों के लिए राहत शिविरों की स्थिति से केंद्र सरकार को अवगत कराना इस टीम का कार्य है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह हैं और गृह सचिव अजय भल्ला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने धन्वंतरी योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध दवाएं घर पर ही मरीजों तक पहुंचाई जाएंगी। धन्वंतरी योजना असम सरकार की एक दवा वितरण योजना का नाम है। इस योजना के अंतर्गत असम गवर्नमेंट उन दवाओं को लोगों तक सुलभता से पहुंचाएगी जो दवाएं लोगों के घर के आसपास नहीं मिल रही हैं। इसका क्या रूल है कि किसी के घर के 10 किलोमीटर की रेंज तक अगर कोई दवा उपलब्ध नहीं है इस लॉकडाउन में, तो क्या करेगी सरकार कि ऐसी दवाओं को लोगों के घर तक पहुंचाएगी। इसके लिए लोगों को 104 पर कॉल करके गवर्नमेंट को ये चीज़ बताना होगा कि हमारे 10 किलोमीटर के रेंज में ये महत्वपूर्ण दवा जो मैं रेगुलर इसका यूज़ करता हूँ नहीं मिल रही है, तो सरकार इसे सुलभता के साथ लोगों के घर तक पहुंचाएगी। लेकिन शर्त यह है कि वो 10 किलोमीटर के रेंज पे ना मिल रही हो। और इसके लिए सरकार ने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया है वो 104 यानी कि 104 है। असम सरकार ने इस परियोजना के लिए कुल 4000 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की है, जिसमें आशा कार्यकर्ता, असम राज्य के कुछ इच्छुक उम्मीदवार जो कि सेवा में स्वयं से शामिल होना चाहते हैं वे भी सेवा में कार्य कर रहे हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल हैं। असम की कुछ राष्ट्रीय उद्यान है जो बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो है एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है मानस राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूह के लिए शून्य ब्याज ऋण योजना की शुरुआत की है? शून्य ब्याज ऋण योजना की शुरुआत महिला स्वयं सहायता के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश में केंद्र सरकार की एक बहुउद्देशीय पोलावरम परियोजना भी चल रही है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है एग्जामों की दृष्टिकोण से भी। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी हाल में ही एक YSR निर्माण का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आंध्र प्रदेश सरकार सीमेंट आपूर्तिकर्ताओं से प्रदेश के विभिन्न कार्यों के लिए सीमेंट खरीदेगी। YSR निर्माण जो है आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं उन्होंने अपने पिता के नाम पे इस प्लेटफॉर्म का नाम YSR निर्माण रखा है। इसकी भी चर्चा पुराने वीडियोस में की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बैंक का नाम बताइए जिसने आपातकालीन स्थितियों के दौरान अनुबंध प्रबंधन नामक कार्यशाला आयोजित करने के लिए अखिल भारतीय प्रबंधन संघ यानी कि AIMA के साथ भागीदारी की है। विश्व बैंक ने AIMA यानी कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन से हाथ मिलाया है, जिसमें विश्व बैंक द्वारा भारत में जो भी परियोजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा है उन पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से
अनुबंध प्रबंधन नामक एक वर्चुअल वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। जितनी भी परियोजनाएं विश्व बैंक की सहायता से हो रही हैं उन सब पर वर्चुअल प्रबंधन नाम का एक अनुबंध प्रबंधक नामक का वर्चुअल वर्कशॉप आयोजित किया जाएगा। तो इसका आंसर सी करेक्ट होगा कि विश्व बैंक और ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ने वर्चुअल वर्कशॉप का आयोजन किया अनुबंध प्रबंधन नाम से उन सारी परियोजनाओं के पास जो कि विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित हैं। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक के चेयरमैन हैं डेविड मल्पस और इसके एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर अंशुला कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं संजय कोठारी। हमारे नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होंगे संजय कोठारी, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नए आयुक्त संजय कोठारी होंगे। इसके पहले ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? ये केवी चौधरी को रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि संजय कोठारी के पहले केवी चौधरी जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के आयुक्त थे। तो संजय कोठारी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन, इसमें एक ऑप्शन बीच का हो गया है तो लास्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा संजय कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संस्था का नाम बताइए जिसने टाइम्स हायर एजुकेशन के दूसरे संस्करण का इम्पैक्ट रेटिंग 2020 में दर्ज किया है नाम अपना। ये संस्था है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर को टाइम्स हायर एजुकेशन रेटिंग में 57th रैंक मिली है और इसमें पहला स्थान न्यूजीलैंड के ऑकलैंड विश्वविद्यालय का है इस सूची में। और भारत का जो पहला भारत की आईआईटी खड़गपुर को इसमें 57th रैंक दिया गया है। ये रेटिंग टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा दी जाती है। ये इसका दूसरा संस्करण था। इसके पहले का संस्करण 2019 में जारी किया गया था। और टाइम्स हायर एजुकेशन किस तरीके से वित्त पोषित है, कैसी शिक्षा की सुविधा है यहाँ पे, इन सबको देखते हुए ये रेटिंग को बनाता है। तो आईआईटी खड़गपुर इसमें 57th रैंक पे है और पहली रैंक न्यूजीलैंड का विश्वविद्यालय ऑकलैंड विश्वविद्यालय है, उसकी इसमें पहली रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नवरत्न सीपीएसई ने आईसीआईसीआई प्रेसिडेंशियल म्यूचुअल फंड भारत 22 ईटीएफ में 59 करोड़ की हिस्सेदारी ली है? आईसीआईसीआई प्रेसिडेंशियल म्यूचुअल फंड में 59 करोड़ की हिस्सेदारी लेने वाली भारतीय कंपनी है, ये है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी यानी कि नाल्को। नाल्को ने आईसीआईसीआई प्रेसिडेंशियल म्यूचुअल फंड में 59 करोड़ की हिस्सेदारी ली है, यानी कि 59 करोड़ का शेयर खरीदा है। नाल्को ये एक सीपीएसई है। सीपीएसई क्या होता है? सीपीएसई और पीएसयू दो होते हैं। देखिए, पीएसयू जैसे कि बैंक, पीएसयू पे गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट होल्ड नहीं होता है और सीपीएसई क्या होता है? इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्ट होल्डिंग होती है। सीपीएसई पे सेंट्रल गवर्नमेंट या तो 51% या तो इससे ज़्यादा की हिस्सेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। अगर किसी कंपनी पे 51% या उससे ज़्यादा की हिस्सेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो उसे सीपीएसई कहेंगे। जबकि पीएसयू जो होता है इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई डायरेक्ट पकड़ नहीं होती। जैसे बैंक अपनी कर्मचारियों की सैलरी अपने ही कमाई से देता है, जबकि सीपीएसई क्या होती है? ये जो भी कमाई करती है वो सरकार को देती है और फिर सरकार उससे सारी कामों को उस संस्था के देखता है। तो जिस भी कंपनी में या जहाँ पे भी गवर्नमेंट की 51% या उससे ज़्यादा की हिस्सेदारी होगी उसे सीपीएसई बोलते हैं। तो नाल्को एक नवरत्न कंपनी है और ये सीपीएसई भी है, यानी कि ये भारत सरकार की इसमें 51% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? सीपीएसई का मुख्यालय नाल्को का मुख्यालय उड़ीसा भुवनेश्वर में है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो श्रीधर पात्रा हैं। आईसीआईसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। इसके डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर और यानी कि सीईओ एमडी इसके सब जो हैं ये हैं निमेश शाह। नाल्को खदान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल
ने भौतिक स्पर्श के बिना फाइलों और दस्तावेजों की आवाजाही को सक्षम करने के लिए ई कार्यालय ई ऑफिस अनुप्रयोग शुरू किया है। यह है CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके डायरेक्टर राजेश रंजन हैं। CISF गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। हमारे एयरपोर्टों की सुरक्षा CISF के अधीन होती है। तो CISF ने ई कार्यालय अनुप्रयोग को शुरू किया है, जिसमें फाइलों को भौतिक स्पर्श नहीं किया जाएगा, यानी फिजिकल टच फाइलों को नहीं किया जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस भेजे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से लूनर प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट के साथ संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा का पहला डिजिटल मानचित्र यूनिफाइड जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून नाम से जारी किया है? ये है वो जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून जिसे लूनर प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट, नासा का राष्ट्रीय वैमानिक एवं अंतरिक्ष प्रशासन और US जियोलॉजिकल सर्वे के शोधकर्ताओं द्वारा मिलकर जारी किया गया है। आप इसे देख सकते हैं। यही वो जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून है जिसे 3 संस्थाओं ने मिलकर जारी किया है। पहली है लूनर प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट, दूसरी है नासा की राष्ट्रीय वैमानिक एवं अंतरिक्ष प्रशासन, और तीसरी है US जियोलॉजिकल सर्वे। इन तीनों के शोधकर्ताओं ने इसे मिलकर जारी किया है। इसरो, जो कि भारत की जो है अंतरिक्ष एजेंसी है, इसने चंद्रयान-2 भारत का एक सक्रिय मिशन है जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को लक्ष्य करता है। तो इसरो चंद्रयान-2 लॉन्च किया है इसके लिए, चंद्रमा के मिशन के लिए, जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को लक्ष्य करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय वैमानिक एवं अंतरिक्ष प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संस्था का नाम बताइए जिसने कोविड-19 के लिए PCR और LAMP परीक्षणों के लिए चुंबकीय नैनो कण आधारित RNA निष्कर्षण किट को विकसित किया है। ये संस्था है श्री चित्रा तिरुनल संस्था। ये केरल की एक संस्था है। इसने क्या किया, वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं। वायरस का जेनेटिक मटेरियल या तो RNA होता है या फिर DNA होता है। कोविड-19 कोरोना वायरस है, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? RNA है। इसी RNA के निष्कर्षण के लिए PCR और लैम्प किट, जो कि नैनो पार्टिकल पर बेस्ड होगा, विकसित किया गया है। किसने विकसित किया है? श्री चित्रा तिरुनल संस्थान ने। वायरस के RNA का जो नेचर होगा उसे जानकर उसकी दवा बनाने में मदद मिल सकेगी, इसीलिए इसको विकसित किया है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। ये केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। त्रिवेंद्रम यानी कि तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए पहली जांच फ्री रियल टाइम PCR डायग्नोस्टिक परख को विकसित किया है? ये IIT दिल्ली के कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजी साइंस के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। पहली बार रियल टाइम PCR डायग्नोस्टिक को विकसित करने वाला कौन है? ये कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस IIT दिल्ली से संबंधित है, इसी ने इसको विकसित किया है। इसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा मंजूरी भी मिल गई है। यह सटीकता के साथ कम समय में कम लागत पर कोविड-19 की जांच करने में सक्षम है। साथ ही साथ इसका उत्पादन भी आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान ने वैज्ञानिक अध्ययन के लिए गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए शोधकर्ताओं को सक्षम बनाने के लिए शब्दार्थ खोज इंजन विलोकाना विकसित किया है? ये विकसित किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरला ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरला ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च इंजन विलोकाना को विकसित किया है। इससे शोधकर्ताओं को वैज्ञानिक अध्ययन करने में आसानी होगी। कोविड-19 को जल्द समाधान खोजने में भी ये सक्षम करेगा। कोविड-19 का जल्द समाधान हो, इसमें भी ये शोधकर्ताओं को सक्षम बनाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खोज इंजन का नाम क्या है? www.tech
vilokana.in। विलोकाना एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है पता लगाना। विलोकाना एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है पता लगाना। इस खोज इंजन का क्या नाम है? www.vilokana.in। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क के ओलंपिक रजत पदक विजेता माथियास बोय ने हाल ही में रिटायरमेंट होने की घोषणा की। वह किस खेल से संबंधित थे? मिथियासा बोय ये बैडमिंटन से संबंधित हैं, ये डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा करने वाले पूर्व क्रिकेटर सना मीर किस देश की पूर्व कप्तान है? देखिए, सना मीर पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कैप्टन है। इन्होंने 34 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि सना मीर पाकिस्तान की पूर्व क्रिकेटर हैं। ये महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये उषा गांगुली है। उषा गांगुली का हाल ही में निधन हो गया है, वह क्या थी? उषा गांगुली एक थिएटर एक्टर थी। इनका निधन कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल कोलकाता में हुआ है और ये 75 वर्ष की आयु की थी और कलकत्ता में इनका निधन हो गया। इनका जन्म जबकि कहाँ पे हुआ था? कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो उषा गांगुली एक थिएटर एक्टर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 2020 के लिए विषय क्या है? यानी कि विश्व मलेरिया दिवस का 2020 का क्या थीम था? इसका थीम था जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी, यानी कि मलेरिया का खात्मा शुरू होता है कहाँ से? हमसे। जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इस बार की मलेरिया दिवस की थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। इंडियन गवर्नमेंट ने 2030 तक भारत को मलेरिया फ्री करने के लिए अपना कमिटमेंट जाहिर किया है, यानी कि भारत सरकार चाह रही है कि 2030 तक भारत मलेरिया से मुक्त हो जाए और उस दिशा में भारत सरकार कार्य भी कर रही है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि भारत सरकार ने अपना कमिटमेंट जारी किया है कि कब तक वो भारत को मलेरिया फ्री करने का लक्ष्य रखा है। तो 2030 तक भारत सरकार ने भारत को मलेरिया फ्री करने का लक्ष्य रखा है। विश्व मलेरिया दिवस WHO द्वारा मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य अभियानों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय मंत्रालय का नाम बताइए जिसने भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरुआत की है। भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरुआत मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने की है। भारत ने ऑनलाइन शिक्षा तंत्र में सुधार के लिए भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरुआत की गई है। हमारे HRD मिनिस्टर यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना वायरस के लिए किस रोग की नैदानिक मशीन का उपयोग करने की मंजूरी दी है? देखिए, 6 रोग की मशीन का उपयोग करने के लिए मंजूरी दी गई है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा। 6 रोग और तापेदिक रोग, इसको ट्यूबरकुलोसिस को ही दोनों नाम कहते हैं। 6 रोग भी कहते हैं इसी को और इसी को तापेदिक रोग भी कहते हैं। 6 रोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें वेट लॉस तेजी से होता है, क्षय होता है शरीर का, तो इसलिए इसे 6 रोग कहते हैं। और इसी को तापेदिक नाम भी देते हैं, ट्यूबरकुलोसिस को, TB को। ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है। इससे ग्रसित व्यक्ति के फेफड़े में इन्फेक्शन होता है और कोविड-19 के केस में क्या होता है कि इसमें भी फेफड़े में ही इन्फेक्शन होता है। इसलिए 6 रोग की दवा के साथ ही साथ 6 रोग के नैदानिक मशीन का उपयोग करने की अनुमति इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा दी गई है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा हेल्पलाइन शुरू की है। नेशनल कमीशन ऑफ वोमेन का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में रिपोर्ट करने के लिए एक हेल्पलाइन जारी किया है, व्हाट्सएप हेल्पलाइन है। इसका नंबर है 7217735372। मैं एक बार फिर से ये नंबर रिपीट कर दे रहा हूँ, 7217735372।
ये महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर है। जो महिलाएं भी घरेलू हिंसा से पीड़ित हो वो इस नंबर पे कॉल करके अपनी शिकायत को राष्ट्रीय महिला आयोग में दर्ज करा सकती हैं। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा में महिलाओं के खिलाफ बढ़ोतरी हुई, इसी को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये कदम उठाया है। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे फिर से अगले 3 वर्षों के लिए कर्नाटक बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हैं महाबलेश्वर एमएस, यानी कि पहला ऑप्शन कर्नाटक बैंक के अगले 3 वर्षों के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ मैनेजरिंग डायरेक्टर और एमडी को नियुक्त किया गया है महाबलेश्वर एमएस को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी के तहत संस्थान का नाम दें जिसने कीटाणु शोधन गेटवे और फेस मास्क निपटान बिन विकसित किया है। ये विकसित करने वाला है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, जो कि त्रिवेंद्रम केरला में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा कि कीटाणु शोधन गेटवे और फेस मास्क बिन को विकसित किया है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। ये त्रिवेंद्रम केरला में स्थित है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।